आज के इस क्लास में हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, महादेवी वर्मा के जीवन परिचय का मतलब है कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो वो हमारे बारे में पूछता है, वो हमसे अपना परिचय लेता है। तो देखिए, हम उसे अपना नाम बताते हैं, अपने माता पिता का नाम, किस गांव से हैं हम और क्या कार्य करते हैं, हमारी जो पढ़ाई होती है उसके बारे में हमसे पूछा जाता है और कहाँ तक हमने पढ़ाई की है, किस विषय की हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक परिचय ही देना है किसका, महादेवी वर्मा का। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखिए, महादेवी वर्मा के आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन प्रातः 8 बजे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए, जो महादेवी वर्मा हैं, इनको आधुनिक युग में किस नाम से जाना जाता है, मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। और ये जो महादेवी वर्मा है, इनका जन्म किस तारीख को हुआ था, 26 मार्च 1907। 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। कितनी बजे, प्रातः 8 बजे हुआ था और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखिए, परिवार में 200 वर्षों के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। अतः बाबा, जो इनके बाबा थे बाके बिहारी, बहुत प्रसन्न हुए। यानी कि 200 वर्षों के बाद इनके परिवार में क्या हुआ, एक लड़की का जन्म हुआ था। तो इनके बाबा को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई, इनके पिता को 200 वर्षों बाद अगर लड़की का जन्म होगा तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो इनको बहुत अधिक खुशी हुई। तो इन्होंने, और होली के दिन इनका जन्म हुआ था, तो इनके जो पिताजी थे, इनका नाम क्या रख दिया इन्होंने, महादेवी रख दिया। उन्हें ऐसा लगा कि 200 वर्षों बाद किसी लड़की ने हमारे घर पर जन्म लिया है तो वह देवी के रूप में आई है, तो इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, महादेवी वर्मा रखा गया। तो आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। किस युग की, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म है वो 26 मार्च 1907 को हुआ था। होली के दिन प्रातः 8 बजे हुआ था और कहाँ पर, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और परिवार में 200 वर्षों के बाद इन्होंने जन्म लिया था। तो इनके पिताजी को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और हर्ष से आपका नाम, यानी कि महादेवी वर्मा को इन्होंने क्या किया, देवी मानते हुए इनका नाम महादेवी वर्मा रख दिया। अब देखिए, इनकी शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपकी शिक्षा 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल में आरंभ हुई। इनकी जो पढ़ाई थी वो कहाँ पे शुरू हुई, इंदौर में शुरू हुई। किस वर्ष में, 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल में आरंभ हुई। और 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की, यानी कि पास की। देखिए, इंदौर में मिशन स्कूल में इन्होंने इनकी पढ़ाई आरंभ की और 1912 से प्रारंभ की थी। और 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत में क्या किया था, एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तथा सितंबर में 1987 को 80 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद में आपका देहांत हो गया। यानी कि देखिए, इन्होंने उत्तीर्ण की परीक्षा, संस्कृत में एमए की परीक्षा इन्होंने पास कर ली और सितंबर में 1987 को 80 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, एक बार हम इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि देखिए क्या है इनके जीवन परिचय में, कि जो महादेवी वर्मा थी ये क्या है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जो जन्म था वो 26 मार्च 1907 को होली के दिन सुबह 8 बजे हुआ था और कहाँ पे, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और परिवार में 200 वर्षों के बाद इनका जन्म हुआ था। तो इनके पिताजी ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ इन्हें देवी मानकर इनका नाम क्या रख दिया, महादेवी वर्मा रखा। और उसके बाद देखिए, इनकी पढ़ाई शुरू हुई।
तो इन्होंने इनकी पढ़ाई इंदौर से स्टार्ट की 1912 में। इंदौर के मिशन स्कूल में इन्होंने इनकी पढ़ाई को स्टार्ट किया और 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत में इन्होंने एमए की परीक्षा पास कर ली और 1987 को 80 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद में इनका देहांत हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, एक दो बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम इनकी रचनाओं की तरफ। अब देखिए इनकी रचनाएं हैं। पहली रचना है इनकी नीरजा और रसीम और निहार, अबला और सबला और मेरा परिवार, यामा और यतीत के चलचित्र और पंथ के साथी। देखिए यहाँ पे एक से अधिक इनकी रचनाओं को मैंने लिखा है सिर्फ इसलिए कि जो रचना आपको अच्छी लगे उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार और हम इनकी रचनाओं को पढ़ लेते हैं कि महादेवी वर्मा की जो रचना है कौन सी है। पहली है नीरजा, दूसरा है रसीम, रश्मि और तीसरा है निहार, चौथा है आपका अबला और सबला, पांचवी है मेरा परिवार, छठी है यामा और सातवीं है आपकी अतीत के चलचित्र और लास्ट वाली है आपकी पंथ के साथी। तो इतनी रचनाएं मैंने आपको बताई है। जो रचना आपको अच्छी लगे उसे आप कंप्लीट कर लें। अब देखिए इनकी भाषा किस तरह की थी। तो देखिए महादेवी वर्मा की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ तथा सशक्त है। महादेवी वर्मा है इनकी जो भाषा है कैसी है, अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ तथा सशक्त है। आपने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्य भाषा को अपनाया है। इन्होंने देखिए संस्कृत प्रधान में जो साहित्य भाषा है उसको इन्होंने अपनाया है और साथ ही उर्दू फारसी के लोक प्रचलित मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने जो मुहावरे प्रयोग किए थे वो कैसे थे, उर्दू फारसी में जो प्रचलित थे उन मुहावरों का इन्होंने प्रयोग किया है अपनी भाषा में और इसके अलावा मुहावरों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तो देखिए इनकी भाषा भी आपको समझ में आई होगी। थोड़े से यहाँ पे जो वर्ड है थोड़े से आपको कठिन लग रहे होंगे लेकिन आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। देखिए जो महादेवी वर्मा है इनकी भाषा कैसी है, अत्यंत उत्कृष्ट, साथ में कैसी है, सामर्थ्य तथा प्रधान, सशक्त है। साथ में क्या है, सशक्त है, यानी कि उत्कृष्ट है, समर्थ है और सशक्त है। और आपने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्य भाषा को अपनाया है और साथ ही क्या किया है, उर्दू फारसी के जो लोक प्रचलित मुहावरे थे उनका भी इन्होंने प्रयोग किया है और साथ में इसके अलावा भी इन्होंने मुहावरों का प्रयोग भी इनके भाषा शैली में देखने को मिलता है। तो ये इनकी भाषा हो गई, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलिए इनकी शैली के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये शैली है इनकी। महादेवी वर्मा एक यथार्थवादी लेखिका थी और उनकी शैली के निम्न लिखित रूप हैं। जो महादेवी वर्मा है वो क्या है, यथार्थवादी लेखिका थी और उनकी शैली के निम्न लिखित रूप देखने को मिलते हैं। पहली शैली है इनकी चित्रात्मक शैली, दूसरा है गवेषणात्मक शैली, तीसरा है अलंकारिक शैली, चौथा है विवेचनात्मक शैली और पांचवी है आपकी भावात्मक शैली। फिर से पढ़ते हैं कि इनकी पहली शैली थी वो कौन सी है, चित्रात्मक, दूसरी है गवेषणात्मक, तीसरी है अलंकारिक, चौथी है विवेचनात्मक और पांचवी है भावात्मक शैली। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और ये आपका साहित्य में स्थान। अब देखिए ये है साहित्य में स्थान। तो जो हिंदी साहित्य है उनका स्थान इनका कहाँ पे है, मतलब हिंदी साहित्य में यह किस तरह का स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। तो देखिए महादेवी वर्मा छायावादी युग की साहित्य स्तंभ है। इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है और आप मेरा सरस्वती बन हिंदी साहित्य के नीलवर्ण आकाश में ध्रुव तारे के समान सदैव चमकती रहेंगी। देखिए जो महादेवी वर्मा है इन्होंने, देखिए महादेवी वर्मा
छायावाद युग की साहित्य स्तंभ है। जो छायावाद का युग है वहाँ की ये क्या मानी जाती है, स्तंभ मानी जाती है। और इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, यानी कि एक ऊंचा पद है। और आप मीरा सरस्वती बन हिंदी साहित्य के नीलवर्ण आकाश में ध्रुव तारे के समान चमकती है। यानी कि जो हिंदी साहित्य है इनमें ये क्या है, जिस तरह से आकाश में तारा चमकता है उसी प्रकार हिंदी साहित्य में इनका तारे के समान ही एक चमकता हुआ स्थान है, यानी कि इन्होंने एक उच्च स्थान को प्राप्त किया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि महादेवी वर्मा छायावादी युग की हिंदी साहित्य का क्या है, स्तंभ है। और ये हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती है। और नीलवर्ण आकाश में, यानी कि नीले आकाश में जिस तरह से तारा चमकता है, ध्रुव तारा, उसी तरह इनका भी सदैव एक चमकता हुआ स्थान रहेगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।